हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपसे झारखंड बोर्ड क्लास 10 के छात्रों के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र के सभी 1900 सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर, जिसे जेसीईआरटी ने आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जारी किया है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कुल मिलाकर के 7 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आप सभी छात्रों को बोर्ड एग्जाम में केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और पांचों प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 10 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। दोस्तों, आप लोग ड्यूक मेटरनिख के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और दोस्तों, ये जो वियना सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1815 ईस्वी में। और यह जो हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी विजयों के द्वारा यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए थे, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञों एवं प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया था। और इस सम्मेलन को ही वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दूसरा प्रश्न है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1854 में मुंबई में की गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो तीसरा प्रश्न है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। दोस्तों, फसल जो है 3 प्रकार का होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो यहाँ पर पूछा गया कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जिस फसल को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ में अर्थात अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे में चावल, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि तीसरा प्रश्न जो आपका था कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, उसका क्या उत्तर होगा। दोस्तों, इसका हम लोग आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र की 2 चुनौतियां हैं, सांप्रदायिकता, अशिक्षित नागरिक। दोस्तों, ये जो पॉइंट है पहला दूसरा, इसके स्थान पर आप लोग दूसरा पॉइंट भी दे सकते हैं, लेकिन ये याद करने में आपके लिए सुविधाजनक है। आप लोग इसको दोनों को याद करके रख लीजिएगा। दोस्तों, इसका हम लोग आगे बढ़े तो पांचवा प्रश्न है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल मिलाकर के 52 विषय हैं, जिसमें आपका कौन कौन है यहाँ पर देख रहे हैं। शिक्षा, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, वन, समाचार पत्र, श्रम कल्याण और कारखाने इत्यादि आते हैं। और दोस्तों, मैं सूची के बारे में आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 3 सूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और इसमें संघ सूची को जो विषय है उसमें आपका केंद्र सरकार कानून बना सकता है, वहीं पर राज्य सूची वाले विषयों पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। और वहीं पर जो समवर्ती सूची है, इस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 5वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। दोस्तों, इसका हम लोग आगे बढ़े तो छठा प्रश्न आपके लिए है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर होगा कि मुद्रा का प्रमुख कार्य है वस्तु की खरीद बिक्री अर्थात विनिमय का माध्यम होना। आगे लिखा गया है कि वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है, जबकि वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है। यानी कि एक जो है मुद्रा देता है, एक वस्तु देता है, यानी कि अदला बदली हो रहा है और इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो इस तरह से छठे प्रश्न के उत्तर को भी हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 7वां प्रश्न आपके लिए है कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा कि जब किसी देश में दूसरे यानी कि विदेश की पूंजी के माध्यम से
कोई कार्य होता है जैसे कि कल कारखानों का निर्माण, सड़क या रेल परिवहन का निर्माण या बांध बनाना इत्यादि कार्य, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं, क्योंकि इसमें विदेशी पूंजी लगी होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 7वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 7 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और पांचों प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो आपका पहला यानी कि 8वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। यानी कि जनवरी 1921 में महात्मा गांधी ने जिस असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, तो उस आंदोलन को करने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया गया था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में महात्मा गांधी एवं उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन में भारतीयों ने विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया, यानी कि आंदोलन किया, जिसमें पहला तरीका है पुरस्कारों को लौटाना। और इसमें लिखना है कि महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर जैसे उपनामों को लौटा दिया। इसका दूसरा पॉइंट है सरकारी सेवाओं का बहिष्कार और इसमें लिखना है कि शिक्षक और बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए, वकील वकालत करना छोड़ दिए, डॉक्टर अस्पताल जाना छोड़ दिए, यानी कि सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा पॉइंट है विदेशी वस्तुओं की होली जलाना और इसमें लिखना है कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। अगला है कि दुकानों का पिकेटिंग और इसमें लिखना है कि शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी कि अंग्रेजी जो शराब दुकान है वहां पर लोगों को जाने से रोका गया। इसका 5वां पॉइंट है कि लगान न देना और इसमें लिखना है कि किसानों ने लगान देना छोड़ दिया, यानी कि मालगुजारी देना छोड़ दिया, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 8वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 9वां प्रश्न है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन कारण थे? तो पहला कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन इस प्रकार से उलझा कि वह भारत में वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सका, जिस कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की वस्तुओं को बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, जिससे भारतीय उद्योगों को रातों रात विशाल देशी बाजार मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को भी देख लिया। इसका तीसरा पॉइंट है कि एक विशाल देशी बाजार मिलने के साथ साथ भारतीय उद्योगों को सरकार द्वारा भी अनेक चीजों जैसे कि फौज के लिए वर्दियां, बूट, टैंक, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के लिए ऑर्डर मिल गए और उपरोक्त कारकों से भारतीय उद्योगों में नई जान आ गई, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 10वां प्रश्न है कि नवीकरणीय और यह नवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा कि समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है यह नवीकरणीय संसाधन। और दोस्तों इसको पॉइंट वाइज लिखना होगा क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें पहला में हम लोग को लिखना है नवीकरणीय संसाधन के बारे में और इसका परिभाषा को यहाँ पर लिख देना है, जिसमें लिखना है कि ये वे संसाधन है जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने नवीकरणीय संसाधन के बारे में देख लिया। इसका दूसरा पॉइंट में लिखना है यह नवीकरणीय संसाधन और इसमें लिखना है कि ये वे संसाधन है जिसका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, अर्थात बनने में इन्हें लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये संसाधन लगभग एक बार उपयोग करने के बाद जब समाप्त हो जाता है तो पुनः जो है नहीं बन पाता है, जैसे में खनिज और जीवाश्म ईंधन इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने 10वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 11वां प्रश्न है वह है कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी है।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह अपने तरीके से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं। और पहला पॉइंट है कि प्रायः सरकार अमीर एवं शक्तिशाली लोगों के अनुचित दबाव में आ सकती है, ऐसे में दबाव समूह इस अनुचित दबाव को कम करने में मदद करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिरोध से सरकार को यह पता चलता है कि आम जनता क्या चाहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 पॉइंट को देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी एक समूह द्वारा सरकार पर अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए दबाव डाला जाता है तो दूसरे समूह द्वारा पहले के पक्ष में नीतियां नहीं बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है, और इस प्रकार सरकार को विभिन्न प्रकार के जनता की इच्छाओं को सुनने और समझने का मौका मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 11वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 12वां प्रश्न आपके लिए है कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास अर्थात हरियाणा के बराबर है। आगे की बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं और देश की आबादी का लगभग 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि 18% तमिल तथा बाकी अन्य छोटे छोटे जाति समूह जैसे ईसाई और मुसलमान का है। इसके बाद आगे कि देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्यक रूप में हैं। यदि श्रीलंका के लोग चाहे तो भी वे बेल्जियम की भांति अपने जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु यहाँ बहुसंख्यक समाज अर्थात कि बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे श्रीलंका में गिरह युद्ध शुरू हो गया जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जिसमें पूछा गया था कि श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपके लिए जो 13वां प्रश्न है वो 13वां प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से है, जिसमें पूछा गया कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें और इसका उत्तर लिखना है कि ऋण लेने वाले व्यक्ति के साथ बैंक ऋण के कई शर्त रखता है जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला शर्त है समर्थक ऋणाधार और इसमें लिखना है कि कर्जदाता ऋण लेने वाले व्यक्ति से भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंक, जमा पूंजी इत्यादि के कागजात जमा करने के लिए कहता है और इसे ही समर्थक ऋणाधार कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है आवश्यक कागजात और इसमें लिखना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कागजात भी कर्जदार से बैंक मांग सकता है। यानी कि कोई भी बैंक में ऋण यानी कि लोन लेने के लिए जाता है तो ये सारे सामान उससे मांगे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला आपका पॉइंट है ब्याज दर और इसमें दिया गया है कि बैंक द्वारा हर ऋण समझौते पर ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है। यानी कि जब भी कोई लोन लेने जाता है, ऋण लेने जाता है तो पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि उसका सालाना जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, 10% होगा, 11% होगा या क्या होगा, वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति उसी ब्याज दर पर ऋण चुकता करने को विवश हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है भुगतान के तरीके और इसमें लिखना है कि बैंक कर्जदार को कर्ज देने से पहले भुगतान के तरीके से भी संबंधित शर्त रखता है, जैसे मासिक भुगतान करना, वार्षिक भुगतान करना या छमाही भुगतान करना इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 14वां प्रश्न आपका है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि विश्व स्तर पर व्यापार को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई थी और इसके स्थापना के पीछे कई उद्देश्य हैं और यहाँ प्रमुख 2 उद्देश्यों को लिखा जा रहा है। और इसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और इसमें लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन के आने से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान हुआ है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान अब बिना बाधा के हो रहा है। इसका दूसरा पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि करना और इसमें दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन के जरिए उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय से उत्पादक का सही मूल्य उपभोक्ताओं को सही सामान मिलता है,
जिससे जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि WTO के स्थापना के क्या उद्देश्य थे, 2 उद्देश्यों को देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपका कुल मिलाकर के 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपसे छात्रों को केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और आपका तीनों प्रश्न 5-5 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न है वह है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। इनके निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे? और दोस्तों इसमें आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास था कि किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है। आगे लिखना है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। आगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि लोगों का ऐसा मानना है कि मुद्रण निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता में समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जो विवेक और बुद्धि का राज होगा। दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट दिया गया है कि 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने तीसरे पॉइंट को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसी में चौथा पॉइंट है कि ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में बताते हुए सेबेस्तियन मर्सिये ने कहा कि निरंकुशवादी शासन सावधान हो जाए क्योंकि अब उनके डरने का वक्त आ गया है और लेखकों की कलम के जोर के आगे तुम हिल जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 15वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 16वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो इसका उत्तर होगा कि दुनिया में हर जगह धर्म, जाति, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर कई भेदभाव हैं, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे लिखना है विविधताओं एवं भिन्नताओं में अपनी सामंजस्य पैदा किया जाता है और इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। और इसमें पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र की यही विशेषता है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा विकसित करने का मौका दिया जाता है और हर भाषा के लोग अपने निजी स्कूल खोल सकते हैं। तो इस तरह से पहले पॉइंट को देखा। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि लोकतंत्र में ही यह संभव है कि यहाँ हर आर्थिक वर्ग के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार है और वोट में अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं देखा जाता, यानी कि जितने भी लोग होते हैं बड़ा रहे या छोटा सबके वोट का वैल्यू बराबर होता है। दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट है कि यह लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर का वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसका चौथा पॉइंट में लिखना है कि लोकतंत्र ही है जिसमें महिलाओं को अपने व्यवसाय चुनने का भी पूर्ण अधिकार है। और पांचवें पॉइंट में है कि लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति या धर्म के लोग बसों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाजों में एक साथ सफर कर सकते हैं। इसको छठे पॉइंट में लिखना है कि यह लोकतंत्र ही है कि होटलों या किसी भी स्थान पर रुकने में जाति और धर्म का कोई पाबंदी नहीं रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 16वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका 17वां प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, मुद्रा का क्या कार्य है, उसको यहाँ पर लिखना है। और इसका उत्तर लिखना है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। और इसमें पहला पॉइंट है कि मुद्रा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करता है। आगे लिखना है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली की हर कठिनाइयां दूर हो गई है और वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के दोहरे संयोग की आवश्यक शर्त को मुद्रा ने खत्म कर दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पॉइंट को देख लिया। इसका दूसरा पॉइंट में आपका दिया गया है कि मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करता है और इसमें लिखना है कि यह धन को उन व्यक्तियों के हाथों में सौंपती है जो व्यक्ति उसे सर्वोत्तम उपयोग में ला सकता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को देखा। इसका तीसरा पॉइंट में दिया गया कि मुद्रा आर्थिक क्रिया को आधार प्रदान करता है और इसमें लिखना है कि उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचकर उसे मुद्रा में बदल देता है और मुद्रा देकर दूसरी आवश्यक वस्तुएं खरीद लेता है और इस तरह मुद्रा आर्थिक क्रिया का आधार माना जाता है। इसका अगला पॉइंट है कि मुद्रा समाज की आर्थिक उन्नति की सूचक है और इसमें लिखना है कि मुद्रा समाज की आर्थिक उन्नति का सूचक मानी जाती है और जिस देश की विदेशी मुद्रा अधिक होती है वह देश समृद्ध मानी जाती है और यह मुद्रा के प्रयोग से ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। इसका पांचवा पॉइंट में लिखना है कि मुद्रा श्रम विभाजन प्रणाली में प्रोत्साहन करती है और इस पॉइंट पर लिखना है कि मुद्रा के प्रयोग से श्रम विभाजन सरल हो गया है और मुद्रा के प्रयोग के कारण ही कोई भी व्यक्ति कहीं भी पर भी किसी भी प्रकार का भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि उसे कार्य के बदले मुद्रा मिलती है। इसका आगे आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 17वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 18वां प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है और जल संरक्षण को कैसे किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि किसी क्षेत्र में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल स्रोत का न होना जल दुर्लभता कहलाता है और स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है, यानी कि प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल उपलब्ध नहीं होता है तो उसको जो है जल दुर्लभता कहा जाता है। इसके बाद आगे लिखना है कि जल संरक्षण को निम्न तरीके से किया जा सकता है। किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि वर्षा के जल को छत पर छत के नीचे कुंड में जमा कर उपयोग करना। इसका दूसरा तरीका है कि वर्षा जल को खराब पड़े चापानल और कुएं में पुनर्भरण करना और तीसरा है कि वर्षा जल को तालाब डैम बांध बना करके पेयजल या सिंचाई के रूप में उपयोग करना। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 3 तरीकों को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो चौथा तरीका है कि वर्षा जल को छोटे छोटे गड्ढों यानी कि ट्रेंच में जमा कर भूमिगत जल बढ़ाकर और पांचवा पॉइंट है कि भूमिगत जल या सतही जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना और छठा पॉइंट में जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है वह है कि पानी की व्यर्थ बर्बादी जैसे खराब नल को ठीक करके खुले नल को बंद करके आदि। और 7वें पॉइंट में लिखना है कि औद्योगिक और कृषि कार्यों से होने वाले जल प्रदूषण को रोककर उपरोक्त तरीके से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 18 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो अगला आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें पूछा गया है कि मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें, जिसमें दिया गया हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु, यानी कि इस मानचित्र में ये सभी जगह कहां कहां पर है वो दिखाना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है और साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं 5 नंबर है। तो यह कौन कौन सा स्थान है जो नंबरिंग किया हुआ है? तो 1 नंबर में जो आपका है वो अजमेर है, 2 नंबर में हजारीबाग है, 3 नंबर में लौह अयस्क क्षेत्र है, 4 नंबर वाला विशाखापट्टनम है, 5 नंबर में मंगलुरु है जो आप लोग यहाँ पर मानचित्र में देख रहे हैं। ये जो एरिया है आपका राजस्थान का है जो अजमेर लिखना है यहाँ पर। 2 नंबर जो आप लोग देख रहे हैं हजारीबाग है जो झारखंड में है। वहीं पर ये 3 नंबर लौह अयस्क क्षेत्र है जो आपका उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है। और वहीं पर जो 4 नंबर आप लोग देख रहे हैं विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है यहाँ पर है। और वहीं पर मंगलुरु जो आपका कर्नाटक में है वो यहाँ पर है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के लिए जेसीईआरटी ने जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया था उसके सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपका जो अन्य सब्जेक्ट है उसका उत्तर इस यूट्यूब चैनल में एक एक करके अपलोड कर रहा हूं। साथ ही साथ आपका जो VVI प्रश्न होगा उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा। इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।